Very good morning, all of you. Today we will continue the chapter prescription. In previous video, we have completed a topic of this chapter that contains part of prescription. Today we will start a next topic that is handling of prescription. So let's start. First of all, handling of prescription. There are following steps for handling of the prescription. Number 1, receiving. Number 2, reading and checking. Number 3, collection and weighing the material. Number 4, compounding, labeling and packaging of the material. क्योंकि जब भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन कोई फार्मासिस्ट हैंडल करता है तो उसमें ये सारी स्टेप्स को उसे फॉलो करना होता है, जिसमें आता है नंबर 1, रिसीविंग. It is the duty of the pharmacist to receive the prescription फ्रॉम द पेशेंट. ये एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि चाहे पेशेंट किसी भी तरीके का हो, उसे उसका प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना चाहिए. द फार्मासिस्ट मस्ट नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज this may give the patient a feeling that the pharmacist is either amazed or confused after seeing the prescription. मतलब कि सपोज किसी फार्मासिस्ट ने कोई प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया है और अगर उसको उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पढ़ने में हो या मेडिसिन समझने में हो या कोई ऐसा कंपाउंड जो कि प्रेशर, कई बार क्या होता है फार्मासिस्ट प्रेशर होते हैं तो उनके लिए सारे कंपाउंड्स थोड़ा सा मतलब अधिकतर सुने होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है या वो नहीं जानते उनके बारे में. अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तभी फार्मासिस्ट को अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने चाहिए. क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन का डायरेक्ट इफेक्ट पेशेंट के ऊपर होता है. क्योंकि अगर वो फार्मासिस्ट कंफ्यूज दिखता है तो पेशेंट ये सोचता है कि ही इज़ नॉट द परफेक्ट फार्मासिस्ट. और अगर वो कोई भी फार्मासिस्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है, पूरे फुल चार्म के साथ रिसीव करता है, देन इट गिव्स एन इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट. पेशेंट के दिमाग में जल्दी से ये उसके लिए पॉजिटिव थॉट बन जाती है कि ही इज़ द परफेक्ट फार्मासिस्ट. नेक्स्ट, द स्टेप इज रीडिंग एंड चेकिंग. It is the duty of the pharmacist to check that the prescription is written in a proper format. A pharmacist should examine that the prescription has been written on a doctor's pad or OPD slips of the hospital or any nursing home that contains the prescriber's dated signature. मतलब जब भी कोई फार्मासिस्ट किसी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है तो उसे सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि वो प्रिस्क्रिप्शन एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, या वो किसी डॉक्टर्स की स्लिप पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है. और कई बार क्या होता है, डॉक्टर की स्लिप नहीं होती है तो कोई ओपीडी स्लिप होती है किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की, जिसके ऊपर उस डॉक्टर के डेटेड सिग्नेचर होने चाहिए कि इस जो भी डेट होती है पर्टिकुलर डेट पर सिग्नेचर के साथ डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है. कभी भी फार्मासिस्ट को इस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन हैंडल नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई सिग्नेचर ना हो, या वो किसी डॉक्टर्स पैड पर नहीं लिखा हो या किसी ओपीडी स्लिप पर नहीं लिखा हो. जैसे कई बार क्या होता है, पेशेंट फ़ोन पे ही दूसरे पेशेंट से पूछ लेते हैं कि तुम्हें किस सर्दी जुकाम हुआ है, तो मुझे भी सर्दी जुकाम हुआ, तुम्हें कौन सी दवा दी है तुम मुझे भी बता दो या मुझे भी लिखवा दो. वो एक प्लेन पेपर पर लिखकर वो वाली दवा लेने फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं, और ऐसा कई बार होता है, मैक्सिमम होता है. लेकिन फार्मासिस्ट को उन चीज़ों को या उस तरीके के जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है वो किसी भी तरीके का उसे फार्मासिस्ट को रिसीव नहीं करना चाहिए. Then the next step is collecting and weighing the material. A pharmacist should gather all the prescribed materials on the left side of the balance prior to the compounding process. Each of the material should be weighed and moved to the right side of the balance to separate the weighed materials from the non-weighed ones. In order to avoid any compounding error, it is advisable to read the label of each stock bottle at least 3 times.
अब क्या होता है कि ये जो स्टेप है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि जब बहुत पुराने टाइम में क्या होते थे, वो वैद्य जी, पहले तो अधिकतर वैसे ही डॉक्टर होते थे, वैद्य जी टाइप के, या कोई डॉक्टर होते थे तो वो भी क्या करते थे, केमिकल्स लिख देते थे और फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन देते थे कि ये पर्टिकुलर केमिकल इतना ले लो, दूसरा केमिकल इतना ले लो, व्हीकल्स इतना ले लो, डायल्यूएंट्स इतना ले लो, एपीआई इतना ले लो, उन्हें इतनी इतनी मात्रा में वे कर लो और फिर उन्हें कंपाउंड करके इतनी इसकी पाउच बना दो, इतना पाउच बना दो, एक पाउच सुबह एक पाउच शाम लेने का, मतलब इस तरीके से सिस्टम चलता था पहले काफ़ी पुराने टाइम में। तब ये स्टेप को फॉलो किया जाता था, लेकिन आजकल क्या होता है, ये स्टेप फॉलो नहीं होती है। आजकल तो डायरेक्टली जो भी फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है, उसे अच्छे से पढ़ता है, पूरा प्रिस्क्रिप्शन चेक करता है, देन जो भी फॉर्मुलेशन या जो भी मेडिसिन डोजेस फॉर्म या ड्रग उसके अंदर लिखी है, डायरेक्टली फॉर्मुलेशन जो रेडीमेड फॉर्मुलेशन होती है वो पेशेंट को वो हैंड ओवर कर देते हैं या पेशेंट को वो दे देते हैं अच्छे से पैक करके। तो आजकल इस स्टेप को स्किप किया जाता है या होती ही नहीं है। स्किप क्या किया जाता है, आजकल ये स्टेप होती ही नहीं है। पहले टाइम में क्या होता था, जब इस तरीके की स्टेप्स फार्मासिस्ट फॉलो करते थे तो उन्हें काफ़ी सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते थे कि जब भी फार्मासिस्ट मतलब कोई भी वेइंग करना जा रहे हैं या कोई भी नया फॉर्मुलेशन कंपाउंड करने जा रहे हैं तो उन्हें क्या करना, ध्यान रखना पड़ता था कि सबसे पहले पिकिंग द स्टॉक बॉटल फ्रॉम द शेल्फ और ड्रॉवर, सबसे पहले एक पर्टिकुलर शेल्फ या ड्रॉवर के अंदर से उस बॉटल को पिक करते थे। बहुत केयरफुली होता था ये सारा काम, और उन्हें पिक करते वक्त भी उन्हें ये ध्यान रखना पड़ता था कि कई बार क्या होता है, सेम नाम की ड्रग्स होती है, आपने अधिकतर जैसे एग्जांपल सुना होगा डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम आता है, होती दोनों अलग अलग है, लेकिन कई बार क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जल्दबाजी में डिजिटॉक्सिन की जगह डिजॉक्सिन उठा लेते हैं या फिर डिजॉक्सिन प्रिस्क्राइब किया है तो डिजिटॉक्सिन उठा लेते हैं। तो इस चीज़ का फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता था, तो उन्हें काफ़ी केयरफुली उसे बॉटल को पिक करनी पड़ती थी। आफ्टर दैट रिमूव द कंटेंट्स फॉर वेइंग एंड मेजरिंग, उसके बाद में बॉटल को केयरफुली खोलो, उसमें से कंटेंट्स लो, उसे अच्छे से मेज़र करो, वे करो, देन रिटर्न द कंटेनर्स टू द ओरिजिनल प्लेस। उसके बाद फिर से केयरफुली सारे जो भी कंटेनर्स बॉटल्स जो भी लिया है स्टॉक बॉटल्स, उन्हें वापस उसी पर्टिकुलर प्लेस पे उन्हें बड़े ध्यान से रखना होता था जहाँ से उन्होंने उसे पिक किया है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग, और ये स्टेप भी आजकल नहीं होती है क्योंकि जब आप मटेरियली वे नहीं करोगे तो आप कंपाउंड्स कहाँ से वे करोगे। सो इट इज़ द एंशियंट या ओल्ड मेथड हम कह सकते थे फार्मासिस्ट के कंपाउंडिंग का। तो इसमें क्या होता है कि कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन अ नीट एंड क्लीन प्लेस। All the equipments etc. required should be thoroughly clean and dried. Only one prescription should be compounded at one time. उस टाइम क्या होता था, कंपाउंडिंग करने के लिए सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता था, फिर उसे एक साफ, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी कंपाउंड कर रहा है वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी मेडिसिन, तो ये सारा कंपाउंडिंग का काम एक नीट एंड क्लीन प्लेस पे होता था या करना चाहिए या करना पड़ता था। और उसके लिए जितने भी इक्विपमेंट्स होते थे वो भी सारे एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी के अंदर एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी रह गया तो वो हमारा सीधा बॉडी के अंदर जाएगा और दैट विल बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और हमेशा एक बार में एक प्रिस्क्रिप्शन को ही कंपाउंड किया जाता था, क्योंकि ऐसा होता है कई बार 2-3 प्रिस्क्रिप्शन पड़े हैं, चलो सबके मटेरियल निकाल लेते हैं और धीरे धीरे वे करके सबको एक साथ कंपाउंडिंग कर लेते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बार में एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार क्या होता है जो भी फार्मासिस्ट है वो बातों में हो जाते हैं और किस केमिकल की बजाय कोई सा किसी और प्रिस्क्रिप्शन का केमिकल उठा के और किसी और के साथ कंपाउंड कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कई बार थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है या पेशेंट के लिए वो चीज़ हार्मफुल भी हो जाती है। The compounded medicaments should be filled in a suitable containers depending on its quantity and use.
जो भी कंपाउंडेड मेडिकामेंट्स हैं उन्हें एक सूटेबल कंटेनर के अंदर फिल करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सपोज आपने 5 ml की दवा बनाई है, उसे 20 ml की बोतल में भर दो, यहाँ पे तो कोई बोतल अवेलेबल नहीं है, चलो उसे 20 ml की बोतल में भर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर 5 ml की बोतल है तो उसे उसी के सूटेबल किसी कंटेनर में भरना होता है और काफ़ी क्लैरिटी से और काफ़ी सावधानी से ये काम करना होता है। Then next, the filled containers are suitably labeled, while plain paper of good quality should be used for labeling the container. जब भी कोई कंटेनर हम लोग जैसे सब मेडिकामेंट सब कुछ फॉर्मुलेशन कंपाउंड कर दिया है, उसके बाद हमें उसे सूटेबल कंटेनर में भरना होता है और वो हमने भर भी दिया है। उसके बाद में जो हमारा फाइनल स्टेप होता है कि उसे हमें सूटेबली लेबल करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी गंदा सा पेपर उठा लिया, उसके ऊपर लिख दिया कि ये है ना, ये दवा आपको सुबह शाम रात लेनी है, ये वाली बुखार की दवा है, ऐसे हर किसी तरह से नहीं लिख सकते हैं। एक जैसे आजकल आपने देखा है जो भी मेडिसिन आती है उसके ऊपर कितना अच्छे से लेबल बना होता है कि इसमें ये मटेरियल इतनी क्वांटिटी से में जितने भी कंटेंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे एक तरफ लिखे होते हैं, उसकी प्रिकॉशंस एक तरफ लिखी होती है, उसकी मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या मतलब जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से लिखी होती है। सो पहले हमें यही करना पड़ता था कि अगर कोई भी आपने कंपाउंड की है मेडिसिन तो उस पर आपका लेबल काफ़ी अच्छे से मेंशन होना चाहिए। The container is polished so as to remove the fingerprints. While delivering the prescription to the patient, the pharmacist should explain the mode of administration, direction for use and storage. और क्या होता है जब भी कोई हम अगर प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट अगर पेशेंट को दे रहा होता था मतलब पहले के टाइम, तो उसे उसके कंटेनर को बहुत अच्छे से पॉलिश करके और क्लीन करके देना होता था ताकि एक भी फिंगरप्रिंट या होता है ना, कई बार आपने मेडिसिन कंपाउंड किए तो आपकी अंगुलियां थोड़ी गंदी होती हैं मेडिसिन से और उसी से आप बॉटल पकड़ लेते हो तो वो अंगुलियां बॉटल पे चप जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम कंटेनर को क्लीन पॉलिश करके ही पेशेंट को देना होता है और देने के साथ ही उसे सारे डायरेक्शंस कि ये दवाई आपको किस तरीके से लेनी है, कैसे लेनी है और कितनी बार लेनी है, इसको कहाँ पर स्टोर करना है, सारे उसको एडवाइजेस जो भी फार्मासिस्ट होता है वो उसे प्रोवाइड करता है। देन सम लैटिन वर्ड्स यूज इन द प्रिस्क्रिप्शन। पहले टाइम में क्या होता था कि जब भी डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता था तो उसके अंदर लैटिन वर्ड्स यूज़ करता था या लैटिन टर्म्स यूज़ करता था। आजकल इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और जो भी लैटिन टर्म्स होती हैं उन्हें समझने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी होती है। सपोज़ जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या कोई फ्रेशर फार्मासिस्ट है तो वो उन्हें समझने में काफ़ी टाइम लगाता है। कुछ लैटिन टर्म्स के एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए हैं जैसे कि ए डॉट जिसको एंटे भी बोलते हैं लैटिन टर्म, जिसका मीनिंग होता है बिफोर। A.A दैट इज एना जिसका मतलब होता है ऑफ ईच। A.C दैट इज एंटीसाइबोस मतलब बिफोर मील। जैसे होता है ना कोई भी दवा डॉक्टर ने लिखी है उसके आगे लिख देगा A.C मतलब एंटीसाइबोस यानी इस दवा को बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले लेनी है। D मीन्स डाइज यानी डे मतलब एक दिन में एक बार। In.D दैट इज इन डाइज दैट इज डेली। मतलब इस तरीके से ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए हैं, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, लगभग 100, 150, 200 कई एग्जांपल होते हैं इसके और उससे भी ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है जो भी लैटिन टर्म्स होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर उसे अवॉइड किया जाता है। इससे भी कई बार जो भी कन्फ्यूजन होता है फार्मासिस्ट के माइंड में उसको थोड़े हद तक कम किया जा सकता है। सो मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। तो इतनी देर हम जो भी बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे कि एंशिएंट टाइम में हमारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करने का क्या मेथड रहता था। पर अब जो ये टॉपिक आया है मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो रिसेंट या अभी के टाइम
किस तरीके से जो कोई भी डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्राइब करता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को। Nowadays, majority of doctors are available in the market as ready-made. Majority of drugs are available in the market as ready-made formulation. आज के टाइम में अधिकतर जो भी दवाइयाँ हैं वो रेडीमेड फॉर्मुलेशन के तौर पे हमें मिल जाती है। हमें कोई कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई केमिकल्स आपस में मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। Nowadays, the role of pharmacist is to hand over the ready-made formulation to the patients and provide advice if demanded. और आजकल फार्मासिस्ट का काम भी बड़ा मतलब कम हो गया है एज कम्पेयर टू पुराने फार्मासिस्ट के कि उन्हें केवल डायरेक्टली जो भी मेडिसिन डॉक्टर देता है उसे डायरेक्टली पढ़कर और पेशेंट को हैंड ओवर करना होता है रेडीमेड फॉर्म के अंदर, जो कि हमको पता ही है और शायद ये तो सभी जानते हैं मैक्सिमम लोग। और अगर पेशेंट को नेसेसरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो पेशेंट को उसकी डिमांड के हिसाब से उसे एडवाइस भी प्रोवाइड कर देता है। देन द नेक्स्ट इज इन द प्रेजेंट डेज द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी एक्यूरेट, क्लियर एंड इजीली रीडेबल एंड एज फार एज पॉसिबल द लेटिंग टर्म्स शुड बी अवॉइडेड। आज के टाइम में प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, क्लियर होते हैं और इजीली रीडेबल होते हैं, मतलब आप इजीली उन्हें पढ़ सकते हो। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी ये लेटिन टर्म्स होती हैं उन्हें डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं, ताकि जो भी फार्मासिस्ट है उसे बहुत इजी वे में डॉक्टर की बात समझ आ जाए। नाउ the drug should be prescribed by its official names or its trade names। और आजकल जो भी दवाइयाँ हैं वो उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम से नहीं दी जाती है, आजकल डायरेक्टली दवा का नाम दिया जाता है। सपोज जैसे कि किसी को निमेसुलाइड देना है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में निमेसुलाइड नहीं लिखते हैं, वो उस निमेसुलाइड की कोई भी फॉर्मुलेशन जो कि मार्केट में उपलब्ध है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, निमेसुलाइड का एक एग्जांपल है निसिप, या फिर कोई भी निमेसुलाइड सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है, इमल्शन है, जो भी है अवेलेबल डोजेज फॉर्म, वो डॉक्टर डायरेक्टली उसका नाम लिख कर दे देता है, चाहे वो जेनरिक नेम हो या फिर ट्रेड नेम हो, डायरेक्टली दवा का नाम लिख के दे देते हैं और इससे फार्मासिस्ट का काम काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। Now, calculation involved in dispensing. We will start this topic in next video. So, for today, we are going to finish this chapter after reading or after understanding, after learning that handling of prescription. So, thank you so much.